नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले यूनिट चार के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में आधारभूत पाठ्य पुस्तकों को संगठन के अनुरूप, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की रुचियों में सतत अनुक्रम में। अगला प्रश्न है, छात्र जो है कि छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। ऑप्शन दिया है स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा और प्रधानाचार्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है कि ये शिक्षक द्वारा हो जाएगा। किस घंटे में क्या पढ़ेगा छात्र, ये शिक्षक द्वारा निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता। तो प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को, विषय वस्तु के उचित ढंग को, सहकारी योजना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के उचित संगठन को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए। ऑप्शन दिया है छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं। ऑप्शन नंबर सी है किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाए। तो ये 4 ऑप्शनों में से कौन जो है कि सबसे सटीक है कि आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवी शिक्षकों व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएँ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है शिक्षकों को व्यस्त रखना, छात्र निवेदन, माता पिता का आग्रह और सामुदायिक मांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र निवेदन। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के विकास को संवर्धित करना, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना, छात्र को उन्नतशील विद्यालय का वातावरण प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के विकास को संवर्धित करना। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना, प्रतिभावान छात्रों को योग्य नागरिकता के गुणों से सुसज्जित करना, छात्रों का दैनिक कक्षीय वातावरण एवं अध्ययन से कुछ अलग हटकर विश्राम प्रदान करना, छात्रों को मनोनुकूल पाठ्यक्रम चयन की सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे, किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन दिया है छात्र सहभागिता के द्वारा, शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा, छात्रों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर, समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त जो कि छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं की श्रेष्ठता का निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है अपेक्षित एवं वांछनीय, हतोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करें किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो, छात्रवृत्ति के आधार पर चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित करें किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। पीटीए यानी माता पिता एवं शिक्षक का संगठन, पीटीए द्वारा तैयार सुदृढ़ योजना के आधार पर, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुभव के आधार पर, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर, सभी क्लबों के प्रभावी पर्यवेक्षण के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ, विभिन्न विषयों की उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रुचियाँ, कॉलेज में प्रवेश की पात्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियाँ। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो जो निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, ऑप्शन देखेंगे, छात्रों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना, प्रदत्त संकलन एवं विवेचन करना, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक सूचनाएं जो कि ग्रहण करने में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों को के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ और 7 एकड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़। 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन है, कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है, छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है, जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उनके लिए अनुगमन सत्रों की आवश्यकता होती है, वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इनके अंतर्गत फिल्म एवं दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्रियों का भी समावेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? ऑप्शन देखेंगे, दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है, शैक्षिक दूरदर्शन में भी शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन दिया है, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित रूप से जो है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दिया है, स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, राज्य अधीक्षक के प्रति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया है, शिक्षण विधियों संबंधी ज्ञान, बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूल सिद्धांतों का ज्ञान, कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। ऑप्शन दिया है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समान समुदाय संबंध, शिक्षक छात्र संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र संबंध। जो शिक्षक छात्र संबंध है वो शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? शिक्षक सुधार, छात्र सुधार, प्राथमिक पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति, समाज उपयोगी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक सुधार। अगला प्रश्न है, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। ऑप्शन दिया है प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। माता पिता शिक्षक का संगठन होता है ये पीटीए। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। ऑप्शन दिया है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाएं, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें, शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दें, शिक्षक सभी गुप्त बातों को प्रधानाचार्य को बता दें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करें। तो शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें आज्ञा प्रदान करती है शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता न करें, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, न करें। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह अपने समुदाय की सेवा करे, वह प्रधानाचार्य की आदेशों का अनुसरण करे, वह छात्रों के कल्याण करे, वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वह छात्रों का कल्याण करें। एक शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि वह छात्रों का कल्याण करें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। ऑप्शन दिया है कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष के कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं, आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूची पत्र जिसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है, ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं, किसी व्यवसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। ये नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे, ऑप्शन दिया है कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें, अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाएं, उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दें जो अभी रिक्त नहीं है, शिक्षक सह संहिता के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षक संहिता के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करें। ये जो है कि अनुचित मापदंड है, अनुचित है, उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, वह अपने प्रतिरोधी शक्तियों से पृथक रखें, वह अपने को किसी राजनीतिक दल से संबद्ध न करें, वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करें। तो इसमें शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य बताना है। तो सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वह कक्षा में जो है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करें। अगला प्रश्न है, समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें अधिकांश पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है सभी समुदायों में सामान्य रूप से, महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक, प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक रहें, ग्रामीण समुदायों में अधिक रहें। तो ये समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनमें अधिकांश पाए जाते हैं। तो नीचे ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ग्रामीण जो है कि समुदायों में अधिक रहता है ये समाज द्वारा प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो वह कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ है, अध्ययन नहीं किया, परीक्षा नहीं ली गई, गृह कार्य नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि शिक्षण नहीं हुआ। अगला प्रश्न, कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए?
तो ऑप्शन दिया है प्रधानाचार्य, छात्र समूह, छात्र एवं शिक्षक और शिक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र एवं शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया है छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, छात्रों की देखभाल एवं उन्हें अनुशासित करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना। ये अमान्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख कार्य किया जाता है, छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी जांच करना, छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, छात्रों के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना, छात्रों के मासिक अभिलेख तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व निहित रहता है, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों के निर्माण में, प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन में, छात्रों के माता पिता के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना में, शिक्षण तकनीक संबंधी प्रयोग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों के निर्माण में शिक्षक का प्राथमिक दायित्व निहित रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवनियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत है। नवनियुक्त शिक्षक के लिए जो उपयोगी हिदायत दी गई है वो क्या है? ऑप्शन देखेंगे, प्रथम दिन से ही वह अपनी कक्षा के प्रभावी छात्र समूह की अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले, जब तक वह अपनी कक्षा के नियंत्रण में पूर्ण सिद्धहस्त न हो अन्य कार्यों से स्वयं को मुक्त करा लें, छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारें, और जब तक वह विद्यालय राजनीति को भली भांति न भांप ले, अन्य शिक्षक साथियों से कोई मित्रता न करें। ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं नवनियुक्त शिक्षकों को हिदायत के लिए। तो इसका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि छात्रों को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारें। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, कक्षा में विवादास्पद विषयों के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखें, कक्षा में राजनीति विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपयोग करें, समुदाय के अधिकांश लोगों का जिधर रुख हो उन्हीं विचारों का अनुसरण करें, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है कि वह अपने पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अकेले ही संपादन करेगा, विद्यालय का उत्तम प्रचारक होगा, ज्ञान का विश्वकोश होगा, एक सुप्रशिक्षित प्रेरक। तो ये जो आधुनिक शिक्षक है उनसे कदापि आशा नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वो विद्यालय का वो कि ज्ञान का विश्वकोश हो। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन दिया है, जहाँ चाह वहाँ राह, जो होना होगा वह अवश्य भावी है, उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं जाते, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। तो ये जो है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं, वे मौलिक राजनीति एवं आर्थिक चिंतन को स्वीकार करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक के स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रायः शिक्षक आते हैं निम्न स्तर से, निम्नतम स्तर से, मध्य निम्न स्तर से और उच्च मध्य स्तर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य निम्न स्तर से। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव, ऑप्शन दिया है, निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, संकुचित एवं पुरातन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचित एवं पुरातन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायियों के संगठन का सदस्य होता है,
उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है। ऑप्शन दिया है उच्च बुद्धि लब्धि, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, उत्तम स्वास्थ्य, अतिरिक्त आमदनी के स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है। ऑप्शन दिया है शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य और दुर्बल स्वास्थ्य। तो शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का प्रायः एक दुर्बल पक्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औसत शैक्षिक उपलब्धियां। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय में उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है। शिक्षकों की कमी को दूर करना, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो कौन सा तथ्य हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन दिया है सामान्य शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता है कि इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया गया है, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में उचित अनुशासन की कमी है, विषय वस्तु पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है, छात्रों को न्यूनतम अनुभव प्रदान किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे पर्याप्त जीवन नवीन पाठ्यक्रमों से संवर्धित नहीं किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सर्वोच्च दुर्बलता यही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को, अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों को नियुक्ति किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी महिला शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है। उच्च वेतन, समान कार्य दशाएं, समाज सेवा के अवसर, अधिक अवकाश काल। तो इसमें अनुकूल कारक होगा सबसे सटीक और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक अवकाश काल। तो ये शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है कि इसमें सबसे अधिक अवकाश जो है कि मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित है शिक्षकों के सुधार में, छात्रों के सुधार में, प्राथमिक पाठ्यक्रम के संशोधन में, प्राथमिक कक्षाओं की उपेक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों के सुधार में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था पारस्परिक विचार विमर्श पर, छात्रों के परामर्श पर, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर, छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑप्शन दिया है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री, छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। अगला प्रश्न है, छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन दिया है स्नातक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, यूनिट 4 का समापन यहीं पे होता है। प्रश्न देखेंगे, नवनियुक्त शिक्षकों को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह है, उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर लें, छात्रों को कठोर अनुशासन में रखें तथा अपने को कठोर शिक्षक के रूप में स्थापित करें, छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
छात्रों के जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो ये रहे कुल 55 प्रश्न जो कि बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो।